साथियों नमस्ते। साथियों, आजकल के वर्तमान समय में आपने एक शब्द बड़ा ही अच्छी प्रकार से सुना होगा कि वो कौन सा तथ्य होता है जो मैरिटल काउंसलिंग कहलाता है। वो कौन सा शब्द होता है जो मैरिज काउंसलिंग के अंतर्गत उसकी कौन सी चीजें होती हैं, उनके कौन से घटक होते हैं, उनके कौन से तथ्य होते हैं। इनको मित्रों आज हम लोग जानने वाले हैं अच्छी प्रकार से और समझने वाले हैं। इसी के साथ साथ कि स्कूल काउंसलिंग क्या होता है, किस प्रकार से एक स्कूल में एक स्कूल काउंसलर अच्छे प्रकार से बच्चों के बीच में जाकर बातचीत कर कर उनकी उन चीजों को प्राप्त करता है, उनकी उन बातों को समझने का प्रयास करता है जो वो वास्तव में अपने शिक्षक से नहीं कह पाते हैं। इन चीजों को परखने का प्रयास करता है। साथ ही मित्रों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं काउंसलिंग पेशेंट विथ क्रोनिकल मेंटल इलनेस के, यानी कि वो कौन से ऐसे पेशेंट है जो एचआईवी या कैंसर ऐसे गंभीर रोगों से पीड़ित होते हैं, उनकी किस प्रकार से काउंसलिंग की जाती है, उनका परामर्शन किस प्रकार से किया जाता है, इसके विषय में आज हम लोग जानने वाले हैं। और मित्रों ये जो यूनिट 5 में आता है इसका नाम है मित्रों काउंसलिंग एप्लीकेशंस। इन काउंसलिंग एप्लीकेशंस के विषय में जानने वाले हैं, अच्छी प्रकार से डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है उसके विषय में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मित्रों जब इसकी पहली स्लाइड के विषय में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है, उन सभी चीजों को तथ्यों को देख लेंगे साथ में और इसमें जानेंगे कि मित्रों काउंसलिंग एप्लीकेशन यानी कि ये जो यूनिट आपका, इसमें से ये जो यूनिट है आपका, ये है मित्रों यूनिट नंबर 5। एमए के विद्यार्थियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और इन प्रश्नों को आपको अच्छे प्रकार से तैयार करवाते हैं। आप इसको अच्छे से देखिए। काउंसलिंग एप्लीकेशंस में आता है मैरिटल काउंसलिंग, सबसे पहला वैवाहिक परामर्श, दूसरा स्कूल काउंसलिंग। स्कूल काउंसलिंग क्या होता है इसके विषय में पूरी डिटेल चर्चा। उसके बाद मित्रों काउंसलिंग पेशेंट विथ क्रोनिक मेंटल इलनेस लाइक एचआईवी या कैंसर या और हार्ट डिजीजेस, इस तरीके के जितने डिजीजेस होते हैं उनसे किस प्रकार से एक व्यक्ति ग्रसित रहता है और उसका परामर्शन किस प्रकार से किया जाता है और कितने अच्छे प्रभावी ढंग से किया जाए कि वो उन चीजों से अच्छे प्रकार से बाहर निकाला है और उन चीजों से जल्दी बाहर निकलने का प्रयास करें। इसको जानेंगे समझेंगे अच्छे प्रकार से बातचीत करेंगे। मित्रों जो पहला स्लाइड आएगा उस स्लाइड को आप देखिए, जानिए समझिए। मित्रों मैरिटल काउंसलिंग वैवाहिक परामर्शन वाला वो जो शब्द होता है मित्रों, वो क्या होता है। मित्रों आजकल के वर्तमान जीवन में जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है शादी का, यानी कि विवाह का, दो लोग आपस में जो जुड़ते हैं उनका जो मेल होता है, उनके घर परिवार का आपस में मेल होता है, वो बातचीतें होती हैं जिस प्रकार से अपना घर परिवार चलाना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद से जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उन विचारों में थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा सकारात्मक थोड़ा सा नकारात्मक, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा खराब, थोड़ा सा विपरीत और थोड़ा सा समरीत, इस चीज को समझेंगे और जानेंगे इसमें कौन से तत्व मित्रों शामिल होते हैं, क्यों आजकल इसकी अधिकता होती जा रही है, इसको भी समझेंगे। आइए मित्र इसको तथ्य को समझ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक वो जो शब्द है किस प्रकार से उनको अच्छे से लिखा जाएगा, उनको पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उन पर बातचीत करते हैं। मित्रों मैरिटल काउंसलिंग यानी कि वैवाहिक परामर्श, जिसे युगल चिकित्सा भी मित्रों कहते हैं, इसका एक शब्द युगल चिकित्सा या विवाह चिकित्सा के रूप में भी इसको मित्रों जाना जाता है। एक प्रकार की मनोचिकित्सा है जो जोड़ों को, उनके रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है। मित्रों सीधा सा एक सिंपल से लाइन में मैरिज काउंसलिंग अगर आपसे कोई पूछे तो सीधा सा आप ये वाली लाइन बता देंगे, ये एक प्रकार की मनोचिकित्सा है जो जोड़ों को, उनके रिश्ते को बेहतर बनाने में उनकी मदद करता है बातचीत के माध्यम से, या जो और जितने तरीके के सिद्धांत होते हैं, जो चीजें अप्लाई की जाती हैं, एक काउंसलर अपने अपने माध्यम से उस चीज को करता है। मित्रों आजकल मैरिज काउंसलर्स बहुत ज्यादा डिमांड में है। कई जगह कई हॉस्पिटल्स में इनको बुलाया जाता है बातचीत करने के लिए और इस तरीके के पेशेंट को डील करने के लिए। मित्रों इसके उद्देश्य क्या होते हैं उस चीज को जान लेंगे। वैवाहिक परामर्श से दंपतियों को रिश्ते की समस्याओं को पहचान करने, उनका समाधान करने तथा व्यावसायिक समाधान विकसित करने में मदद मिलता है कि इन सारी चीजों को किस प्रकार से जो समस्या एक आ रही है वैवाहिक जीवन में, उनको ट्रीट करने के लिए उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाए, वो चीजें डेवलप करता है एक मैरिज काउंसलर। जो इसमें विशेषज्ञ होते हैं वो इसको बहुत अच्छे प्रकार से एकदम अच्छे ढंग से हैंडल करते हैं और ऐसे पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास करते हैं। मित्रों
ये आप एक चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से इसमें दो जोड़े हैं, ये जो आदमी है और ये एक महिला है, और ये एक प्रोफेशनल काउंसलर है, मैरिज काउंसलर, जो अपनी प्रक्रिया के अनुसार ये कर रहा है। उस मित्रों प्रक्रिया को भी जानेंगे, उस प्रक्रिया के शब्द में क्या होता है, किस प्रकार से वो चीजों को करता है, ये भी समझने का विषय है, जानने का विषय है, तथ्य है। इस पर बातचीत भी करना बड़ा आवश्यक है मित्रों। वैवाहिक परामर्शदाता जो होता है, यानी कि जो मैरिज काउंसलर होता है, वो क्या होता है, दंपत्ति की भूमिकाओं, यानी कि उनकी जो भूमिकाएं हैं, उनके पैटर्न क्या है, लक्ष्यों और विश्वासों का विश्लेषण करते हैं। यानी कि मित्रों इन सभी शब्दों को आप अच्छे से समझिए और इन सभी शब्दों को अपने मस्तिष्क में रखिए। अगर आप आगे चल के जीवन में मैरिज काउंसलर्स बनना चाहते हैं, तो आप इसको अच्छे प्रकार से पढ़िए, जानिए और समझिए कि मित्रों जो भूमिकाएं होती हैं दंपत्ति की, और जो वो पैटर्न्स फॉलो करते हैं, उनके जो गोल्स सेट होते हैं, उनके जो विश्वास होते हैं, उनके जो बिलीव सिस्टम होता है, उनका मित्रों एक मैरिज काउंसलर विश्लेषण करता है पूरे अच्छे प्रकार से, तथा और उनके आपसी संबंधों में परिवर्तन में उनकी सहायता प्रदान करता है। यानी कि जो उन दोनों के बीच में वास्तविक जो सामने से स्थितियां परिस्थितियां होती हैं, उनके बीच के जो दृश्य परिदृश्य होते हैं, जो उनके बीच इन दृश्यों के माध्यम से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं से उनको उबारने के लिए ऐसी चीजें मित्रों एज अ मैरिज काउंसलर उसमें डेवलप करता है। ये चीज समझने का विषय था, जानने का विषय था। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे जो मित्रों इसके फायदे क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके जो कुछ इस प्रकार से हैं, वो कौन कौन से विधियां बताई गई हैं कि इसमें से किस प्रकार से एक काउंसलर उनकी करता है। मित्रों सबसे पहले फायदे का एक जो तथ्य है इसको जान लीजिए कि वैवाहिक परामर्श से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ रिश्ते भी बेहतर मित्रों हो सकते हैं। ये एक समझने का तथ्य है, बड़ा आसान सा। इसके बाद अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करना, ये मित्रों इसके तथ्यों में शामिल हो जाता है कि कौन कौन से तथ्य ऐसे करने चाहिए जो मैरिज काउंसलर्स बताता है एक युगल दंपत्ति को कि अच्छे प्रभावी ढंग से संवाद करें, यानी कि एक दूसरे के प्रति संवेदनशील और सच्चे रहें, अपना क्रोध और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें। ये मित्रों अच्छा समझने का विषय है, जानने का विषय, बातचीत करने का विषय है। आजकल ये बड़ी समस्या देखने मिलती है, क्रोध और अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। मित्रों ज्यादा इसके विश्लेषण में नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैरिज काउंसलर बनने के लिए वो जो सीढ़ी है उसमें अभी उनको थोड़ा समय है। मित्रों विवाह में उसके साझा किए गए उद्देश्य को जाने, एक दूसरे के प्रति आभारी रहिए। मित्रों कुछ 4-5 तथ्य हैं जो एक मैरिज काउंसलर अच्छे प्रकार से एक दंपत्ति को बताता है, समझाता है, उन चीज को डेवलप करने का प्रयास करता है, इन्हीं चीजों को। उसके साथ मित्रों कुछ इस प्रकार से उनकी विधि है वो जान लेते हैं कि गॉटमैन जो एक विधि है उसके बारे में क्या कहा गया है कि आपके रिश्ते के सकारात्मक तत्वों पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित करता है गॉटमैन विधि मित्रों। उसके बाद मित्रों ये जान लेते हैं कि भावनात्मक रूप से केंद्रित चिकित्सा ईएफटी, शोध से पता चलता है कि जो जोड़े ईएफटी के 8 से 12 सत्र ले लेते हैं, वे तनाव में कमी और रिश्ते की संतुष्टि में वृद्धि करने की ऐसी रिपोर्ट पाई गई है। मित्रों एक भावनात्मक रूप से जो केंद्रित चिकित्सा है, यानी कि मैरिज काउंसलिंग का एक विधि है ये मैरिज काउंसलिंग की, ईएफटी। मित्रों ऐसा बताया गया है जो ईएफटी के 8 से 12 सेशंस ले लेता है, उसकी चीजों में अच्छा सा सुधार देखा गया है। इस प्रकार का शोध सामने आया है। मित्रों इस चीज को हम लोगों ने अच्छे से जाना समझा, मैरिज काउंसलिंग के कुछ तथ्यों को जाना समझा, उस पर बातचीत करी और उसको समझने का प्रयास किया। मित्रों अब उसी काउंसलिंग एप्लीकेशन में जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट बातचीत हम लोगों को करनी है, स्कूल साइकोलॉजी क्या होता है मित्रों, इसके विषय में जानने वाले हैं अच्छे प्रकार से, और स्कूल साइकोलॉजी के उस मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जानेंगे समझेंगे। मित्रों मनोविज्ञान में स्कूल परामर्श एक कार्यक्रम होता है, ठीक है। अब इसमें जानेंगे क्या, जिसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को संबोधित करके छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और सामाजिक कौशल में सुधार करना। ये मित्रों अच्छा सा तथ्य था जानने का समझने का। अगर स्कूल साइकोलॉजी के विषय में कोई प्रश्न आता है, आप इसको तो उसमें अच्छे प्रकार से लिखना ही है। अगर आप एक स्कूल के ओनर हैं या कोई टीचर हैं और स्कूल काउंसलिंग सीखना चाहते हैं, तो कृपया उन सभी विषयों को आप लोग नीचे कमेंट में लिखिए, उन पर अच्छी प्रकार से डिटेल में आगे चलकर इसमें वीडियो बनाएंगे एग्जाम्स के बाद। यानी मित्रों ये जो स्कूल काउंसलिंग है, इसमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं होती हैं एक छात्र की, उसके मेंटल प्रोसेस संबंधी, जो उसके डिप्रेशन एंजाइटी या इस प्रकार की जो भी चीजें उसके मनोमस्तिष्क में चला करती हैं मित्रों, उसको उसके शैक्षणिक और सामाजिक कौशल में
उन चीजों को लेकर के, उन चीजों को विश्लेषित करके किस प्रकार से वो अपना शैक्षिक और सामाजिक कौशल अच्छे प्रकार से कर पाएगा, अच्छे प्रकार से समायोजन कर पाएगा और अपने शिक्षण में, अपने प्रशिक्षण में अच्छे प्रकार से वो डेवलपमेंट कर पाएगा। इस चीज को जानना समझना ये मित्रों स्कूल काउंसलिंग के अंतर्गत आता है। स्कूल काउंसलर मित्रों इस तरीके की चीजें किया करते हैं। और उसके बाद जब हम लोगों को जानना है, स्कूल परामर्शदाता छात्रों को विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर मदद कर सकते हैं, जिनमें शामिल है जैसे जो छात्र बदमाशी ज्यादा करते हैं उन चीजों को जानना समझना परखना, उन पर बातचीत करना, उनको बताना। विकलांगता वाले जो बच्चे हैं उनकी मन स्थिति किस प्रकार की होती है, किस प्रकार वो बच्चे एक स्कूल में उस परिस्थिति में रहते हैं, अपने आप को दबा के रखने का प्रयास करते हैं, उन सारी चीजों को काउंसलर बातचीत करके अलग अलग थेरेपीज के माध्यम से ठीक करता है। मित्रों कम आत्मसम्मान, जो ऐसा सेल्फ डेवलपमेंट जिनका कम होता है, जिनका मित्रों आत्मसम्मान कम होता है, उनका विश्वास कम होता है, यानी कि एक जो अंदर का आइडेंटिटी होती है मित्रों वो बड़ा ही कम लो रखते हैं, उन चीजों को मित्रों ठीक करता, बातचीत करता है। खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, यानी कि जो अपने स्कूल में अपनी क्लास में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं या फिर अच्छी चीजें बता नहीं पाते हैं, चीजें याद नहीं कर पाते हैं, चीजें लिख नहीं पाते हैं, ठीक तरीके से शिक्षक से बातचीत नहीं कर पाते हैं, अपने माता पिता से बातचीत नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनकी काउंसलिंग मित्रों स्कूल साइकोलॉजिस्ट करता है। और रिश्तों की पहचान, यानी कि अपने भाई बहन, माता पिता, शिक्षक, गुरु के ये जो रिश्तों में किस प्रकार से उसको समायोजन करना है, इस समायोजन को भी सिखाता है मित्रों एक स्कूल काउंसलर। मित्रों आजकल स्कूल काउंसलर की भी बहुत डिमांड है। आप अगर एक स्कूल काउंसलर बनना चाहते हैं, आपको स्कूल साइकोलॉजी के विषय में अच्छे प्रकार से डीपली चर्चा करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। और मित्रों अब तो मनोविज्ञान में स्कूल साइकोलॉजी के ऊपर पूरा एक पेपर आ गया है, जिसका आगे चल के हम लोग शायद कल ही एक अच्छा शानदार सा लेक्चर लेके आएंगे, उसके पूरे विषयों को जानने की समझने की प्रयास करेंगे और उसको परीक्षा में किस प्रकार से लिखेंगे इसको भी अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और बातचीत करेंगे। मित्रों इन चित्रों के माध्यम से आप समझेंगे जैसे किस प्रकार से बच्चा मुंह लटकाए हुए है, कुछ कर रहा है, और ये साइकोलॉजिस्ट जो है उस चीज को देख रहा है, उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है कि व्यक्ति, ये जो बालक है किस प्रकार की चीजें, किस प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, वो उन चीजों को विश्लेषित कर कर उसकी काउंसलिंग करता है। मित्रों ये पर्सनल भी हो सकती है और मित्रों इसको ग्रुप में भी किया जाता है। जैसे इस चित्र में आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से ग्रुप के माध्यम से ये एक साइकोलॉजिस्ट या इसको टीचर के फॉर्म में दिखाया गया है, किस प्रकार से अलग अलग बच्चों को देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है और उन पर बातचीत कर रहा है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा बच्चा किस पे ध्यान दे रहा है, कौन सा बच्चा कौन सी चीज नहीं कर रहा है, किस चीज को अवॉइड कर रहा है, ये जान रहा है, समझ रहा है, इस पर बातचीत कर रहा है। ये होता है मित्रों स्कूल साइकोलॉजिस्ट का काम। इसके साथ साथ मित्रों हम लोगों को जो समझने का तथ्य है, स्कूल परामर्शदाता छात्रों की मदद करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकता है। जिस प्रकार से भी हम लोग ने आपको बताया कि वो अलग अलग तरीकों से बच्चों से बातचीत करेगा, ये नहीं कि वो सभी प्रकार के बच्चों से एक ही तरीके ट्रीट करेगा और एक ही प्रकार से सभी को ठीक करने का प्रयास करेगा, ऐसा नहीं होता मित्रों। स्कूल जो साइकोलॉजिस्ट, स्कूल जो काउंसलर होते हैं, वो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, जो विकलांग है, जो कम आत्मसम्मान वाला है, जो खराब शैक्षिक प्रदर्शन वाला है, जो रिश्तों को नहीं पहचानना, जानना, समझ रहा है, तो मित्रों सभी बच्चों की एक अलग कैटेगरी होती है। उन सभी बच्चों के अपने व्यवहार करने के तरीके अलग होते हैं, सभी बच्चों को सोचना अलग होता है, सभी का विचार करना अलग होता है, सभी जो बिहेवियर शो करते हैं या जो एबनॉर्मल बिहेवियर भी शो करते हैं, वो सारे प्रकार की चीजें मित्रों अलग अलग होती हैं। इसीलिए स्कूल काउंसलर क्या करता है, सभी के लिए एक अलग मानदंड लेकर उसके अनुरूप उन चीजों को ठीक करने का प्रयास करता है बातचीत के माध्यम से। उन्हीं को समझेंगे मित्रों ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके माध्यम से वो ठीक करता है। व्यक्तिगत परामर्श, यानी कि पर्सनल इंडिविजुअल, जिस प्रकार से ये किया जा रहा है। सत्र, समूह परामर्श सत्र, कक्षा पाठ, सामाजिक भावनात्मक शिक्षा, सहकर्मी परामर्श कार्यक्रम, नशीली दवाओं और शराब रोकथाम कार्यक्रम, इस तरीके के अलग अलग माध्यम से स्कूल काउंसलर सभी की काउंसलिंग करने का प्रयास करता है और एक बार, दो बार, तीन बार के कई सेशंस के माध्यम से वो उन चीजों को ठीक करता है और अच्छे प्रकार से उनको समायोजन के लिए मित्रों तत्पर करता है। अब मित्रों जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की स्लाइड में हम लोग मित्रों जानने वाले हैं जो लास्ट पॉइंट है इस पूरी यूनिट का, इस पूरी यूनिट में काउंसलिंग एप्लीकेशंस में जो लास्ट पॉइंट है, काउंसलिंग पेशेंट विथ क्रोनिक मेंटल इलनेस, यानी कि जो क्रोनिक मेंटल इलनेस से व्यक्ति पीड़ित है, ऐसे जो पेशेंट्स हैं, जैसे मित्रों एचआईवी, कैंसर, या मित्रों एक चित्र के माध्यम से आप और समझिए,
मित्रों ये बताया गया है जो क्रोनिक डिजीजेस होते हैं, इन डिजीजेस के बारे में पहले आप जान लीजिए। जैसे मित्रों कैंसर या फिर कोई दिल की बीमारी है, हार्ट डिजीज, यानी फिर कोई स्ट्रोक है, यानी कि किसी व्यक्ति को जो स्ट्रोक्स आते हैं, लंग डिजीज है, किसी के फेफड़ों में ज्यादा समस्या है, किडनी डिजीज है, किसी की किडनी खराब है, इस प्रकार की समस्या, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, यानी कि जो मित्रों अल्कोहल के बाद की जो व्यक्ति स्थिति हो जाती है उसको इसमें रखते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, यानी कि जो दारू वारू ज्यादा पीते हैं, इनकी बात हो रही है। उसके बाद मित्रों डेमनीशिया वाला फैक्टर और डायबिटीज वाले पेशेंट, मेंटल इलनेस वाले पेशेंट, स्ट्रोक की बात करी, हार्ट डिजीज की बात करी। मित्रों ये है कुछ क्रोनिक डिजीज। मान लीजिए इन सभी की कोई ना कोई पेशेंट होते हैं, रोगी होते हैं, कोई इससे ग्रसित होता है, कोई इससे ग्रसित होता है, सभी मित्रों अलग अलग प्रकार से ग्रसित रहते हैं। ये मित्रों क्रोनिक डिजीजेस थे सारे। अब मित्रों मान लीजिए जो व्यक्ति इन सभी पीड़ाओं से ग्रसित है, इन सभी चीजों को झेल रहा है, आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए उसकी मन स्थिति कुछ अलग ही प्रकार की होगी। मान लीजिए किसी को दिल का दौरा पड़ता है, अब वो हमेशा क्या सोचता रहता होगा, उसके मन में क्या विचार आता रहता होगा कि साला अभी कुछ खा पी रहे हैं, एक बार दिल का दौरा पड़ गया, पता नहीं कुछ खाए पिए फिर से ना ये हो जाए, इस प्रकार का वो मनोमस्तिष्क में अपने विचार मित्र डेवलप कर लेता है। मान लीजिए किसी को स्ट्रोक आता है, वो सोचता है यार इतनी बार हो चुका है, कुछ ऐसा ना कर दे, कुछ ज्यादा उछल कूद ना कर दे, फिर से स्ट्रोक हमें आ जाए। लंग डिजीजेज, जिनको फेफड़ों की समस्या हो जाती है, भैया सिगरेट पीने वालों के लिए ये सावधानी है, डिस्क्लेमर है। लंग डिजीज जिनको हो जाते हैं मित्रों, ऐसे व्यक्ति हमेशा सोचा करते हैं, उन पर बातचीत किया करते हैं, यार अगर हमको अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिली, अच्छा वातावरण में हम नहीं रहे, अच्छी प्रकृति से सामंजस्य नहीं बनाया, तो हमको क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा दिक्कत हो जाए, ये वो फलाना ढिमका। इस तरीके की मित्रों मन स्थिति हो जाती है। अलग अलग तरीके के जितने प्रकार के मित्रों ये डायबिटीज वाले जैसे पेशेंट को कोई ले लेते हैं, उसके मनोमस्तिष्क में क्या रहेगा, अरे यार डायबिटीज हो गई, अगर आलू भी खा लिया तो डायबिटीज बढ़ जाएगी, या फिर कोई चीनी वाला ऐसा पदार्थ, कोई मीठा ज्यादा खा लिया तो ये हमको दिक्कत हो जाएगी। तो मित्रों ये सारी चीजें उसके मनोमस्तिष्क में मित्रों चला करती हैं। आपको नहीं लगेगा, लेकिन जो इससे ग्रसित होता है उसके मनोमस्तिष्क में इतनी ज्यादा संक्रियाएं तेज होती हैं जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अब मित्रों इन्हीं सब चीजों से ओवरकम करने का प्रयास जो करता है एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर करता है, जो इन चीजों में विशेषज्ञ हासिल कर पाता है, उन सभी चीजों को धीरे से प्रयास करने का, जानने का, विश्लेषित करने का, और उसके बाद उन सभी की काउंसलिंग करने का प्रयास करता है, उनको बताता है, उनको समझाता है कि आप परेशान मत होइए, आपकी काउंसलिंग चल रही है, आपकी दवाएं चल रही है, आपका ठीक प्रकार से ट्रीटमेंट चल रहा है, आप जल्दी ही इन चीजों से उभर जाएंगे और अच्छे प्रकार से सामाजिक समायोजन कर पाएंगे, सामाजिक सामंजस्य बिठाल पाएंगे, अपने घर परिवार में अच्छे प्रकार से रह पाएंगे। ये एक मित्रों काउंसलर बड़े ही अच्छे प्रकार से करता है, एक दो बार तीन बार, एक लंबे काउंसलिंग प्रोसेस के बाद से। अगर आपको भी इन सभी चीजों में महारत हासिल करनी है, काउंसलिंग पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक बार दो बार चार बार। अब मित्रों इसकी जो चीजें हैं उसको मनोवैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से समझ लेते हैं। ये पुरानी चिकित्सा बीमारियों वाले रोगियों के लिए परामर्श, उन्हें तनाव यानी कि टेंशन वही वाली जो भी मनोमस्तिष्क में चीजें बताएं, दर्द और थकान में निपटने में मदद करता है। अब मित्रों ऐसे व्यक्ति हमेशा से अपने मन में मस्तिष्क में चिंता होती रहती है, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, दर्द होता रहता है, इस तरीके की समस्या मित्रों बताया ही करते हैं। थकान में निपटने में जो स्थिति के साथ आ सकते हैं, स्थितियों के साथ अलग अलग हो सकता है। परामर्श रोगियों को उनके मुकाबले तंत्र को सक्रिय करने और उनकी ताकत को मजबूत करने में भी मदद करता है। काउंसलर उनको बताता है कि आप में क्षमता, ये बीमारी छोटी सी, आप इसको निकाल के जड़ से फेंक दीजिए, एकदम मस्त रहिए, सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे रहिए और इस तरीके की चीजें करिए। मित्रों प्रेमानंद महाराज जी का आपने नाम सुना होगा। मित्रों प्रेमानंद जी महाराज डायलिसिस उनको हुआ है, इतनी ज्यादा पीड़ा से वो बाहर निकल के आए हुए हैं, फिर भी समाज में एकदम मुस्कान के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, एकदम हंसी खुशी लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने के मंत्र बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, उनको समझा रहे हैं कि ये सत्य है, ये सत्य है, उनको समझा रहे हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, इन सभी चीजों में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं और अंतोगत्वा उन सभी को एक ही चीज समझा रहे हैं, राधा राधा नाम जपिए, राधा राधा नाम जपिए, राधा राधा नाम जपिए। ये चीज मित्रों समझा रहे हैं। उसके बाद आगे इसके काउंसलिंग के चैप्टर में हम लोग आ जाते हैं, जो तथ्य था वो समझ लेते हैं कि यहाँ कुछ रणनीतियां मित्रों बनाई गई है जिनका उपयोग दीर्घकालिक बीमारियों वाले रोगी को परामर्शन के लिए किया जाता है। मित्रों ऐसी रणनीतियां हैं जो ऐसे सभी
रोगी होते हैं उनको दी जाती है। सबसे पहले समझिए, मरीज के दृष्टिकोण को समझिए, यानी कि मरीज किस तरीके की समस्या से ग्रसित है उसको जाना समझा, उसको बातचीत करी, उसके दृष्टिकोण को समझ लिया। विचार करें कि बीमारी रोगी के स्वास्थ्य देखभाल संबंध को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, ये जानना समझना। अनुकूलन को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचाने, उन कारकों को समझे जो रोगियों को उनकी दीर्घकालिक बीमारी से निपटने में मदद कर सकता है। इन सारी चीजों को जान के समझ कर बातचीत करके उसको बताना। सामना करने की रणनीतियों को समझे, उन रणनीतियों के बारे में जो मरीज आमतौर पर अपनाते हैं उनसे बातचीत करें, उस चीज को डेवलप करने का प्रयास करें। उपयुक्त परामर्श विधियों का चयन करें। पारस्परिक विश्वास, तर्क संगत भावनात्मक चिकित्सा, बहादुरी का स्कूल, दृष्टिकोण या आध्यात्मिक देखभाल जैसे तरीकों पर विचार करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। उसके बाद रोगी को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी को अपनी जीवन शैलियों में शामिल करने की सहायता करता है। मित्रों, परामर्शदाता मरीज को एक व्यक्तिगत जीवन शैली प्रबंधन योजना बनाने में मदद कर सकते हैं, जिसमें उनकी बीमारी में उनका ज्ञान शामिल होता है। मित्रों, ये बड़ा ही अच्छा तथ्य था जानने का, समझने का, बातचीत करने का। आपने इन सभी तथ्यों को अच्छे प्रकार से जाना। एक जो तथ्य बड़ा ही अच्छा है उस चीज को और पढ़ लेते हैं। कुछ संकेत जिनसे पता चलता है कि रोगी को अपनी दीर्घकालिक बीमारी से निपटने में परेशानी हो रही है, उनमें शामिल है नींद में खलल, शरीर में दर्द, चिंता और चिड़चिड़ापन। जल्द से जल्द सहायता ले लेना अति आवश्यक होता है। मित्रों, ये वो बात है, ये वो तथ्य है, जैसे इनमें से किसी भी चीजों से कोई व्यक्ति ग्रसित है, नींद उसको नहीं आ पा रही है पूरी प्रॉपर, पूरे शरीर में उसके दर्द बना रहता है, चिंता कभी खत्म नहीं होती है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक डिस्क्लेमर है, जल्दी से जल्दी एक काउंसलर के पास आप चले जाइए, उस पर बातचीत कर लीजिए, उन तथ्यों को जान के समझा कर उसको बताइए। वो आपको जो एक समायोजन करवाने का तरीका बताएगा, उन चीजों से ओवरकम करने का तरीका बताएगा, उनको जानिए, समझिए, उन पर बातचीत करिए और चीजों को ठीक करने का प्रयास करिए। और मित्रों, इन सभी तथ्यों को हमने जाना, समझा, इन पर बातचीत करी, मैरिज काउंसलिंग के तथ्य को जाना, स्कूल साइकोलॉजी के तथ्य को जाना, स्कूल काउंसलिंग के तथ्य को जाना। अब इन सभी मित्रों को, आसपास लोगों को देखिए, समझिए, जानिए और बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए, किसी को इस प्रकार की कोई समस्या है तो साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए, आपकी महान कृपा होगी। और देखते रहिए मित्रों साइकोलॉजी विद माधव राजपूत। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, सीताराम, जय हिंद, जय भवानी।